हाय एवरीवन। आज के वीडियो में मैं ना अपना सिर्फ पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा कि मैं इस क्रैश में कर क्या रहा हूँ। क्रैश ठीक है, मतलब अभी 1000 पॉइंट गिरा है निफ्टी ऊपर से। बहुत मेजर क्रैश नहीं है, बट हाँ एक करेक्शन तो आया है, पुल बैक तो आया है और उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कोई स्टॉक एडवाइस देने नहीं आया हूँ, स्टॉक टिप्स देने नहीं आया हूँ। तो अगर कोई अब ये वीडियो इसीलिए देख रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स रीजनेबल हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक ये वीडियो आपके लिए है। और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो अब सोच रहे हैं कि अभी पैसा डाल के 3 महीने में पैसा बन जाएगा, 6 महीने में पैसा बन जाएगा, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो नहीं है। मैं अपना पर्सनली स्ट्रैटेजी इस मार्केट में कैसे रख रहा हूँ, और जितना भी मेरे पास कैपिटल है अभी, जो बिकॉज सी अभी आपको लग रहा है कि यार अचानक स्टॉक कैसे गिर गया, मार्केट कैसे गिर गया, बट इसके इंडिकेशंस आ रहे थे। मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक डल फेज में चला गया था, कंसोलिडेशन के फेज में चला गया था। तो थोड़ी सी बुकिंग मैंने करी थी कुछ टाइम पहले, इस वजह से कि थोड़ा कैश अपने पास होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। और 2-3 बार में ऐसा हो चुका है मेरा कि कैश नहीं था मेरे पास, इन्वेस्ट करने के लिए कोई कैपिटल नहीं बचा था और मार्केट गिरा था और मैं सिर्फ देखता रह गया। जो स्टॉक्स मेरे वॉच लिस्ट में थे वो एकदम नीचे आए और फिर वापस बढ़ गए। तो उस रैली में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज आई डेंट हैव एनी कैपिटल एट दैट टाइम टू इन्वेस्ट। तो इस बारी लकीली मेरे पास थोड़ा कैपिटल है और मैं अब थोड़ा थोड़ा उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया हूँ, कर चुका हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा। मैं ब्रॉडर ऐसा कोई ज्ञान देने यहाँ पे नहीं आया हूँ, बिकॉज सीरियसली कोई अगर आपको बता रहा है ना कि आप इसमें पैसा डालो, 3 महीने तक आप होल्ड करो, 6 महीने तक आप होल्ड करो, आपका पैसा बन जाएगा, तो मतलब मोर और लेस आई थिंक द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज लाइंग। बिकॉज अभी किसी को नहीं पता है। आपको कैसे पता है? सी अभी जो मेजर करेक्शन आया है, लोग बहुत सारी रीजंस दे रहे हैं कि वॉर का एक ओवरहैंग है, इसराइल कैसे अभी रिस्पॉन्ड करेगा, ईरान की जो ईरान ने उसमें मिसाइल्स का अटैक किया था उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। सिचुएशंस ऑब्वियसली लास्ट टाइम से थोड़ा ग्रिम है वहाँ पे, बिकॉज अगर आप फॉलो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को और जियोपॉलिटिक्स को भी बहुत टाइम से, तो जो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी इन्वेजन रशिया ने जो किया था, वॉर जो स्टार्ट किया था, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आया था। और वहाँ पे अभी मुझे अच्छे से याद है कि स्टॉक अच्छा खासा गिरा था, निफ्टी अच्छा खासा गिरा था, आई थिंक 2-2.5% का। और अगले दिन ही पुल बैक भी आ गया था, सेम सिमिलर लेवल्स का पुल बैक भी आ गया था। तो वहाँ पे सिचुएशन इसीलिए थोड़ा क्लियर हो गई थी और इतना ज़्यादा ओवरहैंग बहुत देर तक एक्सटेंड नहीं हुआ, बिकॉज यूएसए ने क्लियरली मना कर दिया था कि हम इस वॉर में एंटर नहीं करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। इसराइल, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम क्या है। मतलब इतना छोटा देश है, अपनी जो हैसियत है उससे ज़्यादा इधर उधर पंगे ले रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इस कंट्री के साथ हूँ, इस कंट्री कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे कौन क्या कर रहा है, एज लॉन्ग एज मार्केट्स पे ओवरहैंग उस चीज़ का ना आए। बट ठीक है यार, पिछले 2-3 साल से बस हम वॉर 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 वॉर, जब भी मार्केट अच्छा करता है एक ओवरहैंग आता है, एक न्यूज़ आती है कि यार यहाँ पे एस्केलेशन हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले, इलेक्शंस के थोड़ा पहले भी एक और चीज़ आई थी। उस टाइम भी ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च करी थी, लेकिन इसराइल ईरान ने अपना बोला कि हमने ठीक है, हमने अपना अटैक अपनी तरफ से कंक्लूड करा है, अभी कुछ होगा तो हम फिर से रिटेलिएट करेंगे। इसराइल ने फिर उंगली कर दी इस बारी। ठीक है, उस जियोपॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी ओवरहैंग मेन ये है कि इजराइल ने अभी रिस्पॉन्ड करना बाकी है। अब ये नहीं पता कि इजराइल कैसे किस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उनका कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ईरान को, तो मे भी आगे जाके ईरान चुप हो जाए कि ठीक है अब हम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो थोड़ा मोड़ा ही करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए अपनी कंट्री को, अपने कंट्रीमैन को कि देखो हमने अटैक किया है, वी आर नॉट अ वीक कंट्री एज सच। लेकिन अगर इसराइल का थोड़ा ज़्यादा अटैक हो जाता है, मतलब उनका एक एस्केलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ईरान पे भी फिर मतलब उसको रोकने के लिए बहुत मुश्किल लग जाएगा, क्योंकि ईरान को भी दे हैव टू, द गवर्नमेंट हैज़ टू शो देयर फेस टू द कंट्री। उस केस में थोड़ा हाइपर नेशनलिज्म भी आ जाता है। तो ओवरहैंग है इस बारी थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। तो दूसरा 2-3-4-5 रीज़न और आते हैं कि एफआईआईज़ का फ्लो चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू इन सम सेंस, कि चाइना में पिछले 1-1.5 हफ्ते से काफ़ी अच्छी रैली आई है। वहाँ के मार्केट्स जो बिल्कुल ही इग्नोर हो चुके थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है, पर्टिकुलरली आफ्टर द फेड हैड कट इट्स इंटरेस्ट रेट्स। उसके बाद एफएनओ के जो कल गाइडलाइंस आई हैं सेबी की तरफ से, जो उन्होंने क्या साइज बढ़ाया है
आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, उसका साइज बढ़ाया है, एक्सपायरी में भी छेड़छाड़ करी है, तो थोड़ा बहुत उसका ओवरहैंग भी है। ये सब रीजंस हैं, बट मेजरली मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें तो मैनेजेबल हैं, बट हाँ वॉर का अच्छा खासा ओवरहैंग है यहाँ पे, और इस बारी थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो सबसे पहला मेरा अप्रोच रहता है, बिकॉज मैं अगर मुझे कोई बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है तो सब जब मैं यूजुअली इनिशियल डेज ऑफ इन्वेस्टिंग में मुझे बहुत सारी एंग्जाइटी होती थी कि यार ये स्टॉक भाग ना जाए, ये कल 5-10% के अपर सर्किट में ना पड़ा हो, 15% भाग जाएगा तो मैं ये रैली मिस कर दूंगा। तो बहुत टाइम के बाद, बहुत पेशेंस के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है कि ओके, अगर आपका कोई स्टॉक भाग जा रहा है, वो छूट जा रहा है, तो वो ठीक है यार, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप कहीं और इन्वेस्ट करो। सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि आपको मेहनत अब आगे और करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने एक स्टॉक के पीछे इतनी मेहनत करी, रिसर्च करा, आपने प्लान बनाया, अपना कैपिटल आपने एलोकेट करने के लिए पूरा सारी स्ट्रेटेजी बनाई, बट स्टॉक आपसे, आपके कैपिटल एलोकेशन से पहले ही स्टॉक भाग गया। ठीक है, वहाँ पे बुरा लगता है, लेकिन अब इतनी सारी कंपनीज पढ़ रहे हैं, तो बिजनेसेस मेरे वॉच लिस्ट में बहुत सारे रहते हैं कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है। तो अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं उन बिजनेसेस को देख रहा हूँ जहाँ पे मैंने इनिशियली एलोकेशन बनाया, कम एलोकेट किया था, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच श्योर, लेकिन मुझे दिख रहा था कि ये बिजनेस अच्छा कर सकता है। फिर वो स्टॉक आगे गया, बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, आगे ग्रोथ अब अच्छा लग रहा है, और वापस से अभी वो जो मेरा गेन हुआ था उस स्टॉक में, वो बिल्कुल अब ऑब्वियसली एकदम जहाँ से एंट्री करी है वहाँ पे तो नहीं आया है, लेकिन वो धीरे 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 जो सारे स्टॉक्स में ड्रॉ डाउन आ रहा है, तो जो मुझे अच्छे लगते हैं स्टॉक्स, जो पर्टिकुलरली वॉर से ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। अब एक का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे सामी होटल्स है। अब मुझे नहीं लगता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जितना भी तू मैं हो, तो सामी होटल्स में क्या फ़र्क पड़ने वाला है यार। अ, उसका जो टूरिज्म है, जो बिजनेस ट्रैवल है, वो उसको केटर करेगा, उसके जो ग्रोथ प्लान्स है उस पे वो आगे रहेगा। तो अभी ठीक है, वो धीरे धीरे मेरी बाइंग लेवल्स में वापस आ रहा है, जहाँ से मैंने पैसा उस पे डाला था। तो अभी वो और अगर टूटता है तो आई विल डेफिनेटली मेक सम एलोकेशन इनटू सामी, अगर वो और यहाँ से टूटता है। और 2-3 स्टॉक्स और हैं, तिलक नगर भी अगर और ज़्यादा टूटता है यहाँ से, तो उस पे भी मैं एलोकेशन बनाने का सोच सकता हूँ, बिकॉज़ ये ऐसे स्टॉक्स हैं। अब ईरान और इज़राइल के बीच में वॉर चल रहा है, तो मतलब मैं मेंशन हाउस पीनी थोड़ी छोड़ दूँगा। मैं अगर ब्रांडी का शौकीन हूँ, मोस्टली साउथ इंडिया में ब्रांडी बहुत चलता है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो इनफैक्ट अ, कोई वॉर की डॉक्यूमेंट्री लगा के ब्रांडी हाउस पीते-पीते वो डॉक्यूमेंट्री देखूँगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है ईरान और इज़राइल के बीच में क्या चल रहा है। हाँ, अगर जैसे मैं टाइल्स कंपनीज़ की बात करूँ, जिनका मेजॉरिटी ऑफ देयर रॉ मटेरियल इज़ गैस, वो भी प्रोपेन गैस, तो उनका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका क्रूड ऑयल किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आई आई थिंक जितना मैंने लास्ट नोट किया है तो $75 है, कोई बहुत ज़्यादा क्रूड में ऐसे इम्पैक्ट भी नहीं आया है, बिकॉज़ बीच में बहुत गिर गया था। ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है आगे जाके, लेकिन $80 तक कहते हैं कि इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे रहता है। अगर 80 से नीचे आपका क्रूड है, तब तक तो ठीक रहता है, आपके जो करंट अकाउंट बैलेंस है वगैरह, जो आपका डेफिसिट वगैरह है वो ठीक रहता है, आपको उसमें कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब तक वो 80 के ऊपर नहीं गया है, तो मुझे ऐसा एज सच कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वो मैं उसमें मैं ओवर एंथुसियाज्म के साथ टाइल्स इंडस्ट्री में अभी एलोकेशन नहीं करने वाला हूँ, या फिर अगर करा भी है मैंने, तो उसमें मैं एडिशनल कोई एलोकेशन नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज वहाँ पे रॉ मटेरियल का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, और फिर रॉ मटेरियल का अगर प्रॉब्लम आया, बिकॉज उनका बहुत सारा रॉ मटेरियल तो गैस होता है, और इस वजह से उनके मार्जिन्स में कंप्रेशन आएगा। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे क्रूड से आपका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, आपके रॉ मटेरियल की, आपके कॉस्टिंग की, तो मैं वहाँ पे तो अपना एलोकेशन नहीं करने वाला हूँ। लेकिन ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं, मैंने इस चैनल पे भी एज फार एज आई रिमेंबर मैं 50 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, 40-50 वीडियोस, और उसमें आपको, अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे मिल जाएंगी जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और जब मैंने उन्हें डिस्कस किया था, आप उनका डेट के हिसाब से आप चार्ट देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट वगैरह देखना आता है, आई एम प्रीटी श्योर इतना तो आप देख ही सकते हैं कि इस डेट में वो किस लेवल पे था, और अगर वो और गिरते हैं तो उसमें एलोकेशन बनाने में मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है, अनटिल और अनलेस आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का है। मतलब 1 साल तो आपको मिनिमम छोड़ना पड़ेगा। आपके पास अगर ऐसा पैसा पड़ा है जो आपको, मतलब होता है ना कि 21 दिन में पैसा डबल, तो मुश्किल है। यहाँ पे अभी वो सीन नहीं है, बिकॉज ओवरहैंग बहुत ज़्यादा है मार्केट का। अब यहाँ से 3-4 सिनेरियो प्ले आउट हो सकते हैं। सबसे पहले तो सेम यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हुआ था, एक दिन 2.5% गिरा निफ्टी, और अगले दिन उतना ही बढ़ भी गया था। 2.5-3% अगले दिन उतना ही बढ़ गया था, बिकॉज अमेरिका ने बोला वी आर नॉट गोना इंटरफेयर। तो
एस्केलेशन यहाँ से एकदम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में ही लड़ते रहें, लॉन्ग टर्म वॉर में चला गया, लेकिन पूरा जो मिडिल ईस्ट है या फिर और जो कंट्रीज हैं वो इन्वॉल्व ना हो इसमें। तो वहाँ पे जो ये ड्रॉ डाउन है, एटलीस्ट वॉर का ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। और बाकी रीजंस हैं उनकी वजह से अगर ड्रॉ डाउन आ रहा है तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेजर जो ड्रॉ डाउन है, अभी जो करेक्शन आ रहा है, वो हम उसको ये समझेंगे कि वो अभी वॉर की वजह से आ रहा है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है अनटिल अनलेस इजराइल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हो सकता है इजराइल बहुत भयंकर कुछ तरीके से रिस्पॉन्ड करे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत ईगोइस्टिक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, बहुत ईगोइस्टिक हैं, और उनको अपना, अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो उनको थोड़ा जिंगियोस्टिक टाइप का नेशनलिज्म दिखाना पड़ता है, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ एक ही तरीका है उनके पास जिससे वो पावर में अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज उनका आई थिंक जो टर्म है वो खत्म हो चुका है, जस्ट बिकॉज वो हमास का वॉर हुआ था, उसके बाद वो एक्सटेंशन में है। तो जब तक वॉर्स वगैरह इनमें इसराइल इन्वॉल्व रहेगा तब तक नेतन्याहू के लिए भी ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं उस केस में। तो अगर उन्होंने बहुत बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड किया है तो ईरान को भी करना पड़ेगा टू सेव इट्स फेस। और वहाँ पे ये डर है कि और सारी कंट्रीज फिर इन्वॉल्व ना हो जाए, रशिया इन्वॉल्व ना हो जाए, और देखना पड़ेगा वो तो। अब ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता, कोई जैसे मैंने बोला कोई आपको बता रहा है कि 3 महीने 4 महीने में आप डालो इस स्टॉक में पैसा और आपका पैसा बढ़ जाएगा, निफ्टी बढ़ जाएगा, हो सकता है बढ़ जाए, बट अगर कोई श्योरिटी से कह रहा है देन आई एम प्रीटी श्योर दैट द पर्सन इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। उनकी बातों पे नहीं जाना है अगर आपको अपना कैपिटल सेव करना है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जो बहुत आइडल है और आपको 1 डेढ़ साल उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो अभी बिजनेसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल सुबह अगर स्टॉक खुलता है, मार्केट खुलता है तो आप जाके सीधा पैसा डाल दो। हाँ, आपको अगर वो स्टॉक्स रीजनेबल लेवल पे, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आपके रिसर्च के हिसाब से लग रहे हैं तो आप उसमें एलोकेशन कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। बिकॉज सी, अगर बहुत बड़ा एस्केलेशन होता है, सारा 2-3 कंट्रीज और पूरा मिडिल ईस्ट उसमें कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाता है, तो जो ड्रॉ डाउन आएगा ना मार्केट में, उसमें सारे स्टॉक्स गिरेंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मतलब साइडलाइंस में बैठे रहें, देखते रहें, कोई स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है उसमें भी पैसा ना डालें, फिर तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है, फिर अल्फा गेन करने का अ, अपनी होल्डिंग्स पे अल्फा गेन करने का मौका आप खो दोगे। तो इसीलिए मैंने कहा जो पैसा, अगर आपके पास ऐसा पैसा है जो आपको 6 महीने में चाहिए तो उसे मत डालो अभी। आपको उस कोई न फ्रेश कैपिटल डालने का फिर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है, 2.5-3 लाख आपके पास रुपए पड़े हैं, 1 2 3 4 5 जो भी लाख आपके पास पड़े हैं कि हाँ यार नेक्स्ट 1.5 ईयर्स तक, 1 ईयर तक, 2 साल तक मुझे नहीं चाहिए। और एक्चुअली में अगर आपको नहीं चाहिए तभी आपको फ्रेश कैपिटल यहाँ पे डालना चाहिए, बिकॉज मेरा जो है, जो भी मैंने कैपिटल अभी, बिकॉज जब मार्केट बढ़ा हुआ था तो मैंने कुछ स्टॉक्स बेचे, सारा नहीं, कुछ पोर्शन बेचा जो मुझे लगा हाँ ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है और यहाँ से निकाल के मुझे और अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में मिल सकती हैं, तो वहाँ से जो मेरा पैसा है वो मुझे नहीं चाहिए, 1 2 साल तक नहीं चाहिए, तो वो मैं अभी डालने वाला हूँ। धीरे धीरे देखूंगा कि कैसे कैसे मैं डालूंगा। अगर मेरे जो कंफर्ट वाला वैल्यूएशन है उस पर वापस से स्टॉक्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली एक फ्रेश कैपिटल तो क्या बोलूँ मैं, किसी नए स्टॉक में तो नहीं घुस रहा हूँ अभी, बिकॉज जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैंने देखी हुई हैं, नोट करी हुई हैं, मैं वहाँ पे पैसा डालने वाला हूँ। तो आपको दूसरा केस यहाँ पे क्या आता है कि आपको क्या अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को बेच बाच के एकदम वॉश बेसिन में हाथ धो के इन्वेस्टिंग से छुटकारा लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई आपका स्टॉक खराब है जिसकी अर्निंग्स जो जिसमें आप सिर्फ इसीलिए घुसे थे बिकॉज आपको आपने कोई बिजनेस चैनल में या फिर एक्स पे आपने किसी को बार बार उस चीज़ के बारे में बात करते हुए सुना कि अरे ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और आप उसमें घुस गए हैं और वो इतना हाई वैल्यूएशन पे है कि उसकी ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज द चांस टू ट्रिम योर पोजिशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा बेच के निकल जाओ, बट हाँ अगर आपको समझ आ रहा है कि ये स्टॉक मैं गलती कर दी, मैंने एक गलत डिसीजन लिया है, तो ये आपका एक मौका हो सकता है कि उस स्टॉक में आप अपनी पोजीशन ट्रिम करो और एक ऐसी जगह आप उस पैसे को डालो जो अभी स्टॉक अच्छा है, अर्निंग्स का प्रोजेक्शन अच्छा है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई भी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और आगे उसमें वैल्यूएशंस कंफर्ट भी अब आ चुका है, तो उसमें आपको थोड़ा जल्दी पैसा बन भी जाएगा, आप थोड़ा बहुत रिकवर भी करेंगे जो आपने गलत डिसीजन लिया था, उससे आप पैसा थोड़ा सा ट्रिम करके किसी किसी वैल्यूएड जो जिसका वैल्यूएशन कंफर्ट है जिस स्टॉक में, वहां डाल के तो थोड़ा टाइम आप रुकेंगे तो आई एम होपफुल। हो ना हो आई डोंट नो, बिकॉज
लिटरली किसी को नहीं पता यहाँ से क्या होने वाला है इसका, जो जो इजराइल अभी रिस्पॉन्ड करेगा, तो उस हिसाब से आप भी अपना एलोकेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई अच्छी कंपनी है और वो आज लेट्स से 10-12-15% टूट गई है, लेकिन उसमें आपको वैल्यूएशंस कंफर्ट भी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसकी अर्निंग्स भी अच्छी है, तो आई डोंट थिंक इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू मूव आउट ऑफ दैट स्टॉक विच इज हुज अर्निंग्स आर ग्रोइंग, जिस कंपनी का अर्निंग्स ग्रो कर रहा है, जिसके वैल्यूएशंस में कंफर्ट है और उसने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है, तो यू शुड नॉट, आइडियली यू शुड नॉट मूव आउट ऑफ दैट स्टॉक। वो आपको रखना चाहिए बिकॉज आज नहीं तो कल मार्केट तो बढ़ेगा ही। तो यही मुझे कहना था बिकॉज बहुत सारा जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ा है पिछले 1-2 महीने में, बहुत सारे लोगों को मुझे लगा कि ये सब डाउट्स होंगे, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो नया यहाँ पे एंटर कर रहे हैं मार्केट में, उनको अगर ये डाउट होगा तो मुझे लगा क्लियर करना चाहिए। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी है, आपको क्या करना है आप अपने हिसाब से करो। कुछ आपको डाउट्स है किसी कंपनी के बारे में, अगर मैं उसे ट्रैक करता हूँ तो मैं उसका अपना ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में दे दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक हेल्प हो जाए, एक आपको कोई गाइड करने के लिए हो कि यार ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं, ये थोड़ा कन्वेंशनल वीडियो नहीं था मेरा जिससे मैं बिजनेस एनालिसिस करता हूँ, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने बनाया है। कोई प्रॉब्लम है अगेन पूछो आप, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ कोई नई कंपनी के एनालिसिस वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।